बिहार के समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लघुनिया रघुकंठ नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में टुनटुन झा अपने परिवार के साथ रहते थे। टुनटुन झा के 4 बेटे थे और उन्हीं में से एक था सोनू झा। सोनू एक मेहनती ऑटो रिक्शा चालक था। साल 2017 में उसकी शादी अस्मिता से हुई। वक्त के साथ दोनों के 2 बच्चे 2017 में हुई। वक्त के साथ दोनों के 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लगती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस घर के अंदर एक खतरनाक कहानी पल रही है। फिर आता है 26 जुलाई 2025 का दिन। सुबह का वक्त था। अस्मिता की नींद खुली तो उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति सोनू झा फर्श पर बेसुध पड़ा था। शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पास ही एक लंबा बिजली का तार पड़ा हुआ था। अस्मिता चीख पड़ी। जोर जोर से रोते हुए वह बाहर निकली और लोगों को बताने लगी कि सोनू को करंट लग गया है। बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई है। देखते ही देखते मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई यही मान रहा था कि यह एक एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन तभी वहां पहुंचे सोनू के पिता टुनटुन झा। जैसे ही उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, उनका दिल बैठ गया। उन्हें जो नजर आया वह करंट से मौत की कहानी से बिल्कुल अलग था। सोनू का बिस्तर खून से सना हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे थे। फर्श पर भी खून फैला हुआ था। बेटे की आंखें सूजी हुई थीं और सिर पर गंभीर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। टुनटुन झा समझ गए कि यह कोई हादसा नहीं है, यह एक ब्रूटल मर्डर है। उनकी जुबान से बस इतना निकला, मेरे बेटे को मारा गया है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा झगड़ा हुआ होगा, किसी ने कहा घर के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। गांव वालों ने बिना देर किए मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की जिम्मेदारी एसआईओ अजीत प्रसाद सिंह ने संभाली। उन्होंने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया और शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि सोनू की मौत बिजली से नहीं हुई है। यह एक प्लान्ड किलिंग थी। पुलिस ने मौके से करीब 10 मीटर लंबा बिजली का तार बरामद किया, जिससे साफ लग रहा था कि हत्या के बाद करंट लगने का फेक ड्रामा किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही पुलिस को सच्चाई की स्मेल मिल चुकी थी। सोनू के सिर पर गहरी चोटें थीं, जो किसी भारी चीज से मारने पर आई थीं। कुछ देर बाद एएसपी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सोनू के पिता टुनटुन झा ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी कहानी को एक नया ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाला हरिओम अक्सर सोनू के घर आता जाता था। वजह थी बच्चों की ट्यूशन। हरिओम सोनू के बच्चों को पढ़ाने आता था। लेकिन करीब 6 महीने पहले सोनू ने हरिओम को अपनी पत्नी अस्मिता के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ लिया था। उस दिन के बाद से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। घर का माहौल बदल चुका था। झगड़े बढ़ गए थे। शक, गुस्सा और साइलेंट टेंशन घर के अंदर जमा होती जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ जानने के बाद भी हरिओम का आना जाना बंद नहीं हुआ। वह अब भी घर आता था, बच्चों को पढ़ाने के बहाने, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। टुनटुन झा ने साफ शब्दों में पुलिस के सामने शक जताया कि उसके बेटे की हत्या अस्मिता और हरिओम के अवैध प्रेम संबंध की वजह से ही हुई है। पिता का यह शक अब पुलिस के लिए एक स्ट्रांग लीड बन चुका था। मौके की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने सोनू झा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी ताकि कोई भी एंगल छूट न जाए। जैसे ही सोनू के पिता ने शक जाहिर किया, पुलिस ने बिना देर किए अस्मिता और हरिओम के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड सामने आते ही पूरी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। हर दिन घंटों तक अस्मिता और हरिओम के बीच लंबी लंबी बातें होती थीं, कभी दिन में, कभी देर रात। यह कोई नॉर्मल बातचीत नहीं थी, यह एक सीक्रेट रिलेशनशिप की क्लियर प्रूफ थी। इसी बीच सोनू के कमरे से मिले सबूत भी हत्या की डरावनी कहानी बयां कर रहे थे। खून से सना बिस्तर, टूटा हुआ सामान और दीवारों पर छींटे,
सब कुछ बता रहा था कि सोनू को मारा गया है और बहुत बेरहमी से मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो जैसे पुलिस के शक पर ऑफिशियल स्टैंप लगा दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सोनू की मौत करंट से नहीं, बल्कि बुरी तरह पीटने और गला दबाने से हुई थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। एक आंख के पास गहरी चोट थी, एक हाथ टूटा हुआ मिला। जब उसका गला दबाया गया तब मुंह और नाक से काफी खून बाहर निकला था। यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, यह एक प्लान्ड किलिंग थी। अब पुलिस ने अस्मिता को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह रोती रही, खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन जब सख्ती बढ़ी और सबूत सामने रखे गए तो उसका हौसला टूट गया। आखिरकार अस्मिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने जो कहानी बताई वह बेहद खौफनाक थी और दिल दहला देने वाली भी। अस्मिता ने बताया कि उसका पति सोनू ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता था, लेकिन उसे शराब की बुरी लत थी। शराब के नशे में आए दिन घर में झगड़े होते थे। शादी के बाद जब वह 2 बच्चों की मां बनी तो उसे उम्मीद थी कि अब सोनू सुधर जाएगा, शराब छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शराब ने सोनू को और एग्रेसिव बना दिया था। बात बात पर गाली गलौज, मारपीट और ताने, यह सब अस्मिता की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। झगड़ों से परेशान होकर वह कई बार मायके चली जाती थी। रिश्ते बचाने के लिए पंचायत भी हुई। पंचायत के फैसले पर वह लौट कर आई, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। इसी दौरान हरिओम की एंट्री हुई। हरिओम उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर आता था। जब वह पढ़ाने आता तब घर में कोई और सदस्य मौजूद नहीं होता था। यही वो मोमेंट था जहां से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे अस्मिता का झुकाव कुंवारे हरिओम की तरफ होने लगा। बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और फिर यह दोस्ती इलीगल रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। अस्मिता को लगने लगा कि हरिओम ही उसे समझता है, वही उसे प्यार करता है। जैसे जैसे हरिओम के साथ रिश्ता मजबूत होता गया, वैसे वैसे वह अपने पति सोनू से दूर होती चली गई। अस्मिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर हरिओम को अपनी जिंदगी में बनाए रखेगी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि दोनों की मुलाकातों पर न कोई रोक थी, न किसी को शक। गांव वालों को यही पता था कि हरिओम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता है, इसलिए किसी ने सवाल नहीं उठाया। सोनू सुबह ऑटो लेकर निकल जाता था और घर लौटने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता था। इसी बात का फायदा उठाकर अस्मिता जब चाहे हरिओम को फोन कर बुला लेती थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार का गलत रास्ता ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। चाहे गांव हो या शहर, सच सामने आ ही जाता है। यही हुआ अस्मिता और हरिओम की कहानी में भी। हरिओम कुंवारा था और उसकी प्रेमिका अस्मिता शादीशुदा। यही बात धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में चुभने लगी थी। शुरू में फुसफुसाहट थी, फिर कानाफूसी, और देखते ही देखते यह चर्चा सोनू झा तक भी पहुंच गई। सोनू वैसे ही शराब का आदी था। जैसे ही उसे इस रिश्ते की भनक लगी, उसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो गया। नशे में घर पहुंचते ही उसने अस्मिता को डांटना शुरू किया और बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक हो गई। अगले ही दिन जब हरिओम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया तो सोनू ने उसे भी नहीं छोड़ा। सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाई, बेइज्जत किया और उसी वक्त बच्चों का ट्यूशन बंद करा दिया। उस दिन के बाद हरिओम और अस्मिता की मुलाकातें पूरी तरह रुक गईं। दोनों अंदर ही अंदर तड़पने लगे। बेचैनी, गुस्सा और डर, सब कुछ एक साथ चल रहा था। अस्मिता सोनू के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। शराब चढ़ते ही वह हैवान बन जाता था और नशा उतरते ही प्यार से मनाने लगता था। सोनू ने साफ कह दिया था कि हरिओम अब उसके घर नहीं आएगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हरिओम अभी भी सोनू के बड़े भाई के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था। यही बात धीरे धीरे एक नई चाल में बदल गई। कुछ दिनों बाद अस्मिता ने एक दिन बहुत ही चालाकी से सोनू को समझाया। बोली, देखो जी, गांव वाले हमारी खुशी से जलते हैं, इसलिए मास्टर साहब को लेकर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। सच तो यह है कि हरिओम और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। अगर बच्चों का ट्यूशन बंद हुआ तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, अब फैसला आपका है। यह बात सोनू के दिमाग में बैठ गई। वह पहले से ही गांव वालों की बातों से परेशान था। बच्चों के जन्म के बाद उसने मन ही मन ठान लिया था
कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं करेगा। दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगा। इसी सोच के चलते उसने दोबारा हरिओम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत दे दी। बस यहीं से कहानी ने फिर डेंजरस टर्न ले लिया। हरिओम पहले की तरह फिर से सोनू के घर आने लगा और अस्मिता और हरिओम की प्रेम कहानी चोरी छिपे आगे बढ़ने लगी। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। रात में सोनू देर से शराब के नशे में घर लौटता, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता और अस्मिता पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। करीब 6 महीने पहले एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सोनू ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। गुस्से में पागल होकर उसने अस्मिता को बेरहमी से पीटा और उसी वक्त बेटे का ट्यूशन फिर से बंद करा दिया। लेकिन घर की इज्जत के नाम पर उसने पुलिस में शिकायत नहीं की। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अस्मिता ने इसे सोनू की कमजोरी समझ लिया। उसे लगने लगा कि सोनू हरिओम से डरता है, तभी चुप है। इसी गलतफहमी ने अस्मिता और हरिओम के हौसले और बढ़ा दिए। दोनों फिर से चोरी छिपे मिलने लगे। लेकिन यह बात किसी तरह फिर सोनू तक पहुंच गई। गुस्से में उसने एक बार फिर मारपीट शुरू कर दी। हालात से तंग आकर अस्मिता एक दिन दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह बच्चों को वहीं छोड़कर अकेले ही सोनू के साथ ससुराल लौट आई। घर में बच्चों के न होने से अस्मिता पूरी तरह फ्री हो गई थी। मौका मिलते ही वह हरिओम को घर बुलाने लगी। रातें रंगीन होने लगीं। लेकिन सोनू के दिल में शक लगातार पल रहा था। इसी शक की वजह से वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ता और अक्सर अस्मिता की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है। अस्मिता घर के कामों में उलझी हुई थी। उसका बेटा आंगन में अकेला खेल रहा था। तभी हरिओम घर पहुंचा। अस्मिता ने उसे देख लिया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पहली बार ऐसा हुआ कि वह उसके पास नहीं गई। बिना कुछ कहे सीधे कमरे में चली गई। अंदर से बेटे को आवाज दी, बेटा, मास्टर साहब आ गए हैं, कमरे में जाकर ट्यूशन पढ़ लो। थोड़ी देर बाद बेटा बस्ता लेकर बैठक में पहुंचा, जहां हरिओम उसका इंतजार कर रहा था। पढ़ाई शुरू हुई, कॉपियां खुलीं, होमवर्क चेक हुआ, लेकिन हरिओम का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका दिमाग बार बार अस्मिता की तरफ जा रहा था। आज उसका व्यवहार बदला बदला क्यों है? पहले तो वह बार बार बैठक में आकर बहाने बनाती थी, लेकिन आज एक बार भी नहीं आई। हरिओम इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था, तभी अस्मिता चाय लेकर बैठक में आ गई। उसकी नजर जैसे ही अस्मिता के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक गया। उसके चेहरे का एक हिस्सा सूझा हुआ था और अस्मिता बार बार उसे ढकने की कोशिश कर रही थी। हरिओम तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने बिना रुके पूछ लिया, भाभी जी, आपके चेहरे पर यह क्या है? कल तक तो आप ठीक थीं। यह सवाल अस्मिता के लिए किसी जख्म पर नमक जैसा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, रात में पैर फिसल गया था। लेकिन हरिओम को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दबाव बनाया तो आखिर अस्मिता टूट गई। बोली, क्या बताऊं हरिओम, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। यह शराबी आदमी रोज पीकर आता है, गालियां देता है, मारता है। कल भी बिना वजह हाथ उठा दिया। इसी वजह से यह चोट है। यह सुनते ही हरिओम का खून खौल उठा। वह अस्मिता से दिल से जुड़ चुका था। उस दिन के बाद उसके मन में सोनू के लिए नफरत बैठ गई। कुछ दिन बाद रोज की तरह हरिओम ट्यूशन पढ़ाने पहुंचा। उस दिन बेटा बीमार था और अस्मिता ने उसे दवा देकर सुला दिया था। हरिओम को देखते ही अस्मिता फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अब यह सब सहा नहीं जाता। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इस आदमी से बचाओ, नहीं तो एक दिन मैं जहर खा लूंगी। यह सुनकर हरिओम घबरा गया। बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत सोचना। आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। आप बस हुक्म दो, आपकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपनी जान भी। हरिओम, तुम्हारे बिना मैं भी एक पल नहीं जी सकती। जो सुकून तुम्हारे साथ मिलता है वह सोनू कभी नहीं दे पाया। अब यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अस्मिता की आंखें भर आईं। हरिओम ने उसे दिलासा दिया, परेशान मत हो, जल्दी ही इसका हल निकलेगा। अगर कोई तरीका हो तो बताओ। अस्मिता बोली, अभी दिमाग में कुछ साफ नहीं है, बस मुझे इस जालिम से छुटकारा चाहिए, तभी हम चैन से जी पाएंगे। हरिओम ने कहा, अब यह जिम्मेदारी मेरी है, बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा।
25 जुलाई 2025 की शाम अस्मिता ने हरिओम को फोन किया। सोनू अभी ऑटो लेकर निकला है, देर रात लौटेगा। यह सुनते ही हरिओम तुरंत उसके घर पहुंच गया। बेटा सो चुका था। घर के बाहर लगी ग्रिल पर उस रात ताला नहीं लगाया गया था ताकि हरिओम बिना आवाज अंदर आ सके। वह दबे पांव घर में घुस गया। घर में अस्मिता को अकेला पाकर दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी जरूरी काम से सोनू अचानक वापस लौट आया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने अस्मिता और हरिओम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से से बेकाबू सोनू ने अस्मिता के बाल पकड़ लिए और उसे बेरहमी से पीटने लगा। हरिओम भागना चाहता था, लेकिन अस्मिता को खतरे में देखकर रुक गया। सोनू ने उस पर भी हमला किया। शोर बाहर न जाए, इसलिए हरिओम ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसी बीच सोनू ने अस्मिता को फर्श पर पटक दिया और हैवान बन गया। तभी अस्मिता चीख पड़ी, हरिओम, क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे। बस यही पल था। हरिओम की नजर पास रखी केतली पर पड़ी। उसने केतली उठाकर सोनू के सिर पर लगातार वार किए। सोनू नीचे गिर पड़ा। अस्मिता दौड़कर लाठी और डंडा ले आई। दोनों ने मिलकर उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह अधमरा हो गया। फिर हरिओम ने बिजली के तार से उसका गला दबाया और करंट लगाकर हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। सोनू की मौत के बाद अस्मिता ने कपड़े बदले। दोनों ने खुद को सेफ समझ लिया। हरिओम वहां से निकल गया और अपने जख्मों का इलाज कहीं और करा लिया। लेकिन कमरे में फैला खून, बरामद हथियार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई खोल दी। पुलिस ने अस्मिता झा और हरिओम को गिरफ्तार किया। केतली, लाठी और डंडे बरामद हुए। जो कत्ल उन्होंने परफेक्ट क्राइम समझा था, वही उन्हें सलाखों के पीछे ले गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।